हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइब्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं काफ़ी दिनों से 2-3 दिन से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं चल रहा है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं आरक्षण और का जो विवाद है उसमें क्या मैटर है और इसका एजीटीए की जो भर्ती है हमारी उस पर क्या असर होगा हमारा, इसकी हम बात करेंगे इसमें। और हमारे जो ओबीसी हैं, एसटी हैं और एससी के जो छात्र हैं अब ओवरलैप नहीं कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, इनकी हम बात करेंगे। और प्लस में हम ये देखेंगे कि इससे हमारी जो एजीटीए की जो कट ऑफ है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो इनकी हम चर्चा करेंगे। ये सब सारे टॉपिक्स होगा इसमें, इनको मैं अच्छे से क्लियर करूँगा कि इस वैकेंसी पे जो हमारी एजीटीए की इसमें क्या असर होगा और जो आने वाली वैकेंसी उसमें इसका क्या असर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और अच्छे से समझ पाएंगे और आपका जो भी डाउट होगा इससे क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज का हमारा क्या क्या कैसे कैसे क्या है। तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसमें टॉपिक ही ऐड कर रखा हमारा कि आरक्षण विवाद क्या है और एजीटीए भर्ती पर इसका क्या असर होगा। और ओबीसी एसटी हो गए या एससी हो गए छात्र अब नहीं कर पाएंगे ओवरलैप, मतलब कि जो हमारे एसटी हैं, एससी हैं जो, या फिर ओबीसी के जो छात्र हैं वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इसमें आपके। और बात करते हैं कट ऑफ पर इसका क्या असर होगा, हम इसकी भी बात करेंगे इसमें आपके इस वीडियो में आपके। तो जैसा कि देख रहे हैं आपके 2-3 दिन से ये चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक आदेश अपना एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो हमारे जो अदर कास्ट वाले जो बच्चे हैं जैसे एससी हो गए, एसटी हो गए, ओबीसी हो गए, वो जो पहले था कि जो पहले जो नियम था हाई कोर्ट के द्वारा जो दिया गया था कि उसमें कि जो ओबीसी एसटी और एससी के जो छात्र थे वो आपके जो रिलैक्सेशन वगैरह होता था जैसे कि एज छूट वगैरह का हो गया और जो कम नंबर की जो कट ऑफ बनती थी उसका जो फ़ायदा होता था वो उठाते थे आराम से। तो वो उसको लेके इन्होंने अपना एक फ़ैसला सुनाया है, उस फैसले की बात करेंगे। नीचे बात क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे देख सकते हैं पहले कि आरक्षण विवाद क्या है, मैंने इसको अच्छे से लिखा है कि सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान छूट जैसे शुल्क की छूट हो गई, आयु की छूट हो गई का लाभ लिया हो, उन्हें अनारक्षित जनरल श्रेणी की सीटों पर चयन के लिए योग्य माना जाए। यदि भर्ती नियमों में ऐसा कोई प्रतिबंध हो, इस व्यवस्था का मतलब है कि ओबीसी हो गया आपका या फिर आपके एससी हो गया, एसटी हो गया या वर्ग के जो छात्र हैं यदि कोई छूट का लाभ लेते हैं तो वे अनारक्षित सीटों पर ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। इसका यही असर है आपका, सिंपल सा। तो जो आरक्षण विवाद है इसमें यही मैटर है। पहले ये क्या चीज़ था, तो पहले ये चीज़ था कि जैसे ओबीसी का छात्र हो गया, एससी का छात्र हो गया या एसटी का छात्र हो गया, तो वो पहले होता क्या था कि जैसे कि जनरल की जो सीटें आती थी उसमें ये क्या होते थे, अपनी सीट को ले सकते थे। जैसे कि मान लीजिए किसी भी जनरल की कोई भी वैकेंसी आ रखी है, उसमें कट ऑफ मान लीजिए आपका जो 65 नंबर गया है और कोई यदि ओबीसी का या एसटी का या एससी का जो छात्र था जिन्होंने एज रिलैक्सेशन का या शुल्क को लेके यदि मतलब उन्हें छूट मिली है, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया है, तो वो आपके दोनों कैटेगरी का फ़ायदा उठाते थे। जैसे कि मान लीजिए जनरल की यदि कट ऑफ 65 गई है और कोई ओबीसी का छात्र है जिसने आपके एज रिलैक्सेशन का भी फ़ायदा लिया है और शुल्क का भी फ़ायदा लिया है, तो यदि उसके नंबर 66 नंबर यदि हैं तो वो पहले क्या होता था, पहले जो नियम था वो उस बच्चे को आपकी यूआर की सीट दी जाती थी कि ये बच्चा जो है ये यूआर को ओवरलैप, मतलब कि यूआर को जो वो फाइट कर रहा है तो इसको उठा के ओबीसी से उठा के यूआर में डाल दो या एससी से उठा के यूआर में डाल दो या एसटी से उठा के इसको यूआर में डाल दो। तो वो बंदा यूआर की सीट को ले लेता था, जिससे यूआर वालों को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि भाई हमारी सीट है फिर इनको क्यों दी जा रही है। वो ये एज का भी फ़ायदा उठा रहे हैं, शुल्क का भी फ़ायदा उठा रहे हैं और मौका मिलने पर इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए ये किया गया। फिर बात करते हैं कि इसमें आगे क्या है कि भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ेगा जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन के लिए ओवरलैपिंग की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जब यह व्यवस्था समाप्त क्या कर जाएगा, समाप्त कर ही दिया गया है। बस अब जो वैकेंसी आ रखी है उनमें तो मान लीजिए अभी लगा या नहीं लगा इनकी हम बात करेंगे, वो इनमें फॉलो होगा या नहीं होगा, लेकिन जो वैकेंसी आएंगी उसमें इसको फॉलो किया जाएगा बिल्कुल। कैसे किया जाएगा मैं वो भी बताऊँगा और कैसे इसका ध्यान देना वो भी मैं बताऊँगा। तो जैसा कि लिखा है इसमें कि ओवरलैपिंग की पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कि आरक्षण विवाद है क्या।
तो देखिए ओवरलैपिंग का मुद्दा, पहले कई भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिन्होंने प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया था, तो जैसे मैंने बताया ना पहले के आरक्षण का लाभ क्या क्या है उसमें, जैसे उन्हें एज की छूट मिल गई और उन्हें आपके जो शुल्क है उसमें छूट मिलती है काफ़ी अच्छी खासी, और कट ऑफ तो वैसे भी उनकी कम जाती है जनरल से, तो इन सब चीज़ों का 3 फ़ायदा उठाते हैं। तो फिर लिखा कि यदि वे न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेते थे तो उन्हें आरक्षित वर्ग की सीटों पर चयनित कर दिया जाता था। इस प्रक्रिया को ओवरलैपिंग कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग इसको? तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि याचिका और कोर्ट का फैसला। इस पे क्या आया हमारा? तो याचिका और कोर्ट का इस पर फैसला काफ़ी लंबे समय के बाद आया है कि एक याचिका में इस ओवरलैपिंग को चुनौती दी गई थी। तो इस जो याचिका थी इस पे पहले हाई कोर्ट ने इस पे अपना फैसला सुनाया था जो कि स्टूडेंट के पक्ष में था कि ये ओवरलैपिंग वाला जो है प्रोसेस वो ख़त्म नहीं किया जाए, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जिसमें कहा गया था कि अंतिम चयन में ही आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, ना कि पहले चरण में। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय जो आया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जिन्होंने शुल्क या आयु की छूट का लाभ ले लिया है उन्हें अनारक्षित सीटों पर नहीं माना जा सकता है। मतलब कि जो बच्चे आपके शुल्क की या आयु छूट की या फिर जिन चीज़ों का लाभ उन्होंने उठा चुके हैं पहली बार में फॉर्म भरते टाइम पे, उन्हें जो अनारक्षित श्रेणी की जो सीट है उस पर उनको नहीं माना जा सकता है, खासकर जब भर्ती नियमों में ऐसा प्रतिबंध हो। तो जैसा कि बात करते हैं, यदि कोई स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते समय वो ओबीसी से फॉर्म अप्लाई कर रहा है या फिर आपके एसटी से अप्लाई कर रहा है या फिर आपके एससी से अप्लाई कर रहा है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि कोई बच्चा यदि इन चीज़ों से यदि फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो पहले तो एज रिलैक्सेशन ले रहा है, एज की छूट ले रहा है, प्लस शुल्क की छूट ले रहा है। और रही बात कट-ऑफ में, तो कट-ऑफ में भी उसको फ़ायदा हो रहा है कि यदि कम नंबर आया तो वो अपने ओबीसी में चला जाएगा, ज़्यादा नंबर आया तो आपका यूआर में चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों का वो फ़ायदा उठा रहा था। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन्होंने इन सब चीज़ों का जो लाभ उठा चुके हैं फॉर्म भरते टाइम पे, उनको फिर क्या है ना, अनारक्षित सीटों पर आने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ायदा उठा लिया है और आप चाहें तो बाद में आपके नंबर अच्छे खासे आए तो आप जनरल में चलेंगे, नहीं जाएंगे। आप रहेंगे ओबीसी में ही रहेंगे। आपके नंबर ज़्यादा हो या कम हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो अदर कैटेगरी वाले नहीं उठा पाएंगे। बात कर लेते हैं नियमों का महत्व। यह फैसला भर्ती नियमों के महत्व को दर्शाता है, जो स्पष्ट होना चाहिए कि चयन प्रक्रिया शुरू होने से पहले तय किए जाने चाहिए। तो यह जो प्रक्रिया होगी ना, तो जैसे भी कोई भी वैकेंसी आएगी तो कोई वैकेंसी आने से पहले ही उसके नोटिफिकेशन में जो है ना ये साफ साफ मेंशन होगा कि जो बच्चे जिस कैटेगरी से भरेंगे वो उसी कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, अदर कैटेगरी में वो नहीं जा सकते। तो यह फैसला जो होगा ना, जैसे कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसके साफ साफ नोटिफिकेशन में यह लिखना अनिवार्य है कि इस चीज़ को लिखा जाएगा उसमें नोटिफिकेशन में, आप उसको रीड करेंगे, इसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। यदि कोई बच्चा चाहे तो जनरल से अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। यदि कोई बच्चा ओबीसी का है, वो सोचता है कि मैं जनरल से अप्लाई करूं तो जनरल से अप्लाई कर सकता है। ओबीसी का बच्चा चाहे ओबीसी से करना चाहे तो ओबीसी से कर सकता है। लेकिन यह जो होगा ना, यह जो फैसला होगा यह आपके नोटिफिकेशन में बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया जाएगा कि हाँ ऐसा प्रोसेस है इसमें, आप कृपया समझदारी से फॉर्म को अप्लाई करें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले कि ऐसा नियम है या नहीं है। रही बात इस पर एजीटीए की, इसमें एजीटीए पर क्या असर होगा तो इसकी बात कर लेते हैं आपके। तो एजीटीए भर्ती पर असर क्या होगा? तो ओवरलैपिंग की समाप्ति। यदि एजीटीए भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यहाँ पे यूपी पीएससी लिख गया, यूपी ट्रिपल एससी होगा, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी या किसी इसी अन्य नियमों का पालन करती है तो वहाँ भी ओवरलैपिंग नहीं होगी आपकी। यदि एजीटीए की जो आपकी आने वाली जो वैकेंसी है, जो आपकी 2200 जो वैकेंसी आने वाली है, यदि इस नियम को फॉलो करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी आयोग यदि इस नियम को फॉलो करता है तो वहाँ पे भी आपकी ओवरलैपिंग वाली ये प्रोसेस आपकी अपनाई जाएगी और आपके नोटिफिकेशन में इस चीज़ को बिल्कुल साफ साफ दर्शाया जाएगा। तो आप जब वैकेंसी आए तो आप कृपया ध्यान देके ही फॉर्म अप्लाई करें। रही बात चयन की प्रक्रिया में बदलाव, इसका मतलब यह है कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जिसने भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार की छूट का लाभ लिया है, अब वह जनरल सीटों पर चयनित नहीं हो पाएगा। देखिए जो मैंने चीज़ ऊपर बताई है ना, साफ साफ वही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि आरक्षित वर्ग का यदि कोई भी उम्मीदवार है जिसने भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार की छूट जैसे आयु सीमा के शुल्क का लाभ लिया हो, वह जनरल सीटों पर चयनित नहीं हो पाएगा। कि जिसने भी आपके लाभ ले चुके हैं स्टार्टिंग में फॉर्म भरते टाइम पे, वो आपके बाद में सीटों का लाभ नहीं ले सकते हैं। वो जाएंगे अपनी सीट पे ही, चाहे उनके नंबर कम हो या ज़्यादा हो, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता है।
बात करते हैं नियमों का पालन। यदि यह सुनिश्चित करेगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो और आरक्षण का लाभ सही ढंग से लागू हो, जैसे कि संबंधित भर्ती नियमों पर निर्धारित है आपके। तो सिंपल सा फंडा यही है कि यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ अब जो आने वाली वैकेंसियाँ जितनी भी हैं, अब 2026 में जितनी वैकेंसी आएंगी या जो अब आने वाली हैं, कृपया उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें, रीड करें अच्छे से, फिर फॉर्म को अप्लाई करें आप जिस कैटेगरी में चाहते हैं। वरना बाद में आप सोचें कि मैंने तो ओबीसी से अप्लाई किया था, मुझे जनरल की सीट नहीं मिली क्योंकि मेरे नंबर अच्छे थे। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं है। आप सीधे आप फाइनल जो आपकी डीबी होगी या जो फाइनल कट ऑफ उससे आप सीधे बाहर कर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जनरल की सीट दे दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा साफ सुथरा। जैसे आपने ओबीसी का कोई भी सर्टिफिकेट लगा रखा थी, उसमें मिस्टेक है आप, और आपके जनरल का कट ऑफ गया उससे आपके ज़्यादा नंबर हैं, और आपका कोई डॉक्यूमेंट मान लीजिए कास्ट डॉक्यूमेंट या कोई डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है, जिससे आप होता है ना कि आपके वैकेंसी में जो होता है कि यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट गड़बड़ है तो आपको सीधा आपको यूआर में या जनरल में काउंट कर लिया जाता है। बट उस समय आपका वो प्रोसेस नहीं होगा बिल्कुल, चाहे आपका नंबर 80 हो या नंबर आपका 90 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सीधे आपको बाहर कर देंगे। तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। रही बात हमारी जो AGTA की जो आपकी जो 3400 वैकेंसी है, आपकी जो AGTA की जो आपकी 3400 वैकेंसी है, इसमें जो है उसमें क्या होगा, इसका 3446 वैकेंसी है। तो ये जो नया आपका आ रखा है, जो फैसला आ रखा है, इस पर आपका कोई असर नहीं है क्योंकि यह वैकेंसी पहले आ रखी है। इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है कि आपको इससे कुछ इफेक्ट होगा। तो ये प्रोसेस जो होगा, जो ये प्रक्रिया होगी आपकी AGTA जो 3400 वैकेंसी, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है आपका। अब जो आगामी जो वैकेंसियाँ हैं, जो आने वाली वैकेंसी हैं, उसमें यह नियम लागू होगा, और नियम लागू होने के साथ साथ जो आयोग या जो भी आपकी वैकेंसी आती है, जिस आयोग के द्वारा आती है, उस आयोग को साफ साफ नोटिस में यह मेंशन करना पड़ेगा नोटिफिकेशन में कि हाँ ये चीज़ें इसमें लागू की गई हैं, आप इसको अच्छे से रीड करें, इसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें, तब तो वह मान्य होगा। यदि उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं मेंशन करते हैं तो आप निश्चिंत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रही बात हमारी 3400 AGTA व 3446 AGTA में, तो यही इसमें फॉलो नहीं होगा। यह इसमें आपका जो पुराना रूल है वही रूल इसमें लागू होगा क्योंकि यह वैकेंसी पहले की आई हुई है और इसके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसमें फॉलो नहीं होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें बिल्कुल आपका। और जैसा कि बता दें आपके कि इसके कट ऑफ पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका जो कट ऑफ आना है वही आएगा, और इसका मैंने कट ऑफ बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में, इसका कट ऑफ क्या होगा। और रही बात इसके, मैंने डीवी की डेट भी बता रखी थी, जो कि आपके फाइनल आंसर की जो आई है उसके आने के पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें साफ साफ मैंने बताया था कि कट ऑफ क्या जाएगा और इसके डीवी की डेट कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आप जिसने उस वीडियो को नहीं देखा उसमें आप देख सकते हैं, मैंने सब कुछ उसमें बिल्कुल अच्छे से बता रखा है, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी रही बात, आपको इससे काफ़ी क्लियर होगा कि यह क्या प्रोसेस है आपका, इससे क्या क्या होगा, आपका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और इससे आपका यदि क्लियर हुआ डाउट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक पे। यदि कोई वैकेंसी आती है तो उसकी जानकारी लेने के लिए आप चैनल पे जुड़ सकते हैं हमारे, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हर एक नोटिफिकेशन दी जाती है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।